जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। बहुत ही बढ़िया जेपी भैया। बहुत ही बढ़िया जेपी भैया। हम्म, सभी को नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मंडली। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया। नमस्कार महेंद्र भाई। नमस्ते प्रशांत भाई, नमस्ते। बढ़िया, तो शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। तो एक मिनट, शेयर। दिखाई दे रहा? हाँ भैया। जी भैया दिख रहा है। दिख रहा है। मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं, पहले वाले टाइपोज है पहले में। तो अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत किया उसमें एक शब्द अस्तित्व और संसार, इन दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ सभी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह बताया आप। बढ़िया। तो एक चीज अगर हमको ध्यान में आ जाए कि अस्तित्व में सदा व्यवस्था है ही, व्यवस्था बनाने की चीज नहीं होती है। जो भी दिक्कतें हैं हमको संसार में दिख रही हैं, अस्तित्व में व्यवस्था
है, संसार में हमको अव्यवस्था दिख रही है। मनुष्य क्या है, देखने वाली चीज है ना। तो यदि वो व्यवस्था को देखता है तो उसको सुख का अनुभव होता है, यदि अव्यवस्था देखता है तो उसको दुख लगता है। तो सारा जो अव्यवस्था है वो मनुष्य में दुख के स्वरूप में है। और अव्यवस्था कहाँ हमको दिखाई देता है, संसार में दिखाई देता है। और संसार में क्या है, वो जो अस्तित्व वाली वस्तुएं रहती हैं उसी के साथ मनुष्य जो है छेड़खानी कर दिया है। तो उसने अपनी कल्पनाशीलता को लगा करके जैसा अस्तित्व है उसमें जैसी व्यवस्था है उसको समझे बगैर उसमें जो उसने हस्तक्षेप किया उसके कारण संसार में समस्याएं आई हैं। समस्या को देख करके उसमें दुख लगता है उसको। ठीक है। तो अगर हमको संसार में समस्या या दुख लगता है, अव्यवस्था दिखती है, तो उसका समाधान हमको संसार में नहीं करना है। पहले पहले उसको अस्तित्व में व्यवस्था कैसे है इसको समझना है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर उसी अस्तित्व सहज व्यवस्था को हम संसार में प्रमाणित कर सकते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन समस्या को सुलझाने का विकल्प नहीं है, बल्कि समाधान को संसार में लाने का विकल्प है। उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा था कि अगर आज के दिन में देखेंगे तो जो सबसे बड़ी धरती पे एक समस्या है वो है मनुष्य के बीच में सीमा। हमने विखंडन कर दिया है और कई आधारों पे किया है। उसमें से एक आधार धर्म है, दूसरा है राष्ट्र, मतलब रिलीजन के आधार पे, राष्ट्र के आधार पे। और हमको ये दिख रहा है कि राष्ट्रों के आधार पर या धर्मों के आधार पे बहुत सारे हिंसाएं हुई हैं। आज भी पूरी दुनिया हिंसा के चपेट में, युद्ध के चपेट में है। और उस युद्ध में एक बड़ा कारण है, वो है राष्ट्रवाद। ये जो राष्ट्रीय अस्मिता है वो मनुष्य के अंदर टकराहट को पैदा कर रहा है। तो ये जो राष्ट्र है अभी एक 200 के आसपास, 196 या जो भी होंगे, तो ये जो राष्ट्र है, जो सीमाएं हैं, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। अगर अस्तित्व सहज व्यवस्था में देखेंगे तो ये दिखता है कि मानव जब पहली बार धरती पर प्रकट हुआ तो धरती एक है, धरती अखंड है। उस पर कोई भी विभाजन रेखा नहीं है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, सीमाएं नहीं है। तो ये जो सीमाएं हैं मनुष्य की कल्पना में है, ना कि धरती पर। तो यदि हमको राष्ट्रवाद से जो समस्याएं आई हैं उसका समाधान चाहिए तो हम उस समस्या का समाधान राष्ट्रवाद के अंदर जाकर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मनुष्य की कल्पना में हमको करेक्शन करना पड़ेगा। तो उस कल्पना में सच्चाई लाना पड़ेगा। तो राष्ट्र, सही राष्ट्र की अवधारणा यदि मनुष्य के पास आएगी तो क्या होगा, वो मन से होते हुए बुद्धि तक जाएगी अध्ययन विधि में। और जो अभी की राष्ट्र है वो चित्त के चित्रण भाग तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक है। तो भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फिलिस्तीन, रसिया, यूक्रेन, चाइना और अमेरिका, ये सब काल्पनिक राष्ट्र की अवधारणाएं हैं या काल्पनिक राष्ट्र हैं। एक तरह से मान्यताएं हैं हमारे अंदर बैठी हुई हैं। इसीलिए जो ये सारी चीजें हैं चित्त के चित्रण भाग तक रहता है और चित्रण में विविधता रहती है। और हम दोनों के जो आशा विचार इच्छा हैं, इन मान्यताओं या कल्पनाओं के आधार पे जो हमारी आशा विचार इच्छाएं बन गई हैं, उन्हीं आशा विचार इच्छाओं में टकराहट हो रही है। तो दो राष्ट्रों की टकराहट या दो मानवों की टकराहट उसके आशा विचार इच्छा की टकराहट है। और यदि इस आशा विचार इच्छा की टकराहट को समाप्त करना है तो हमको फिर अस्तित्व में देखना पड़ेगा, अस्तित्व की व्यवस्था को देखना पड़ेगा। अस्तित्व यदि देखेंगे तो धरती एक है, अखंड है, धरती पर कोई बाउंड्री नहीं है। तो हमको अखंड राष्ट्र के लिए राष्ट्रों को समाप्त नहीं करना है, अपने चित्रण से निकालना नहीं है, बल्कि जैसे जैसे अखंड राष्ट्र पर हमारा अध्ययन शुरू होगा हम देखेंगे कि अखंड राष्ट्र चित्रण को पार करते हुए बुद्धि तक पहुंचेगी।
उसका साक्षात्कार भी होगा और वो बुद्धि के बोध की वस्तु बनेगी। और यदि बुद्धि में बोध होता है तो आत्मा में अनुभव अपने आप होता है, अनुभव के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो जब तक हमारे अंदर राष्ट्र की करंट अवधारणा बैठी है, अनुभव संभव नहीं है। अनुभव के लिए हमको अस्तित्व, सहज जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उस सत्य पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। सत्य में ही मनुष्य अनुभव कर पाएगा। सत्य ही अनुभव या उसके पहले अध्ययन की वस्तु है। तो अध्ययन की वस्तु है सत्य। यूनिवर्सिटीज में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें समस्या का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे अध्ययन की बात कह रहे हैं तो उसमें सत्य जो है वो अध्ययन की वस्तु है। तो सत्य क्या है? धरती एक है, अखंड है। ये अध्ययन की वस्तु हो सकती है। इसमें साक्षात्कार भी हो सकता है, इसमें बुद्धि में बोध होगा और यही फिर अनुभव होगा। तो जो साक्षात्कार होगा उसका उसी का बोध होता है, वही फिर अनुभव में जाता है। ठीक है, ये अगर बात हमको स्पष्ट हो गई तो बहुत अच्छी बात है। पहला लाइन स्पष्ट है या किसी को कोई भी इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से स्पष्ट है, राइट? भैया नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते भैया, बताइए भैया। तो आपने ये जो बॉर्डर वाला बताया वो समझ में आया, हाँ, और अभी वस्तु के साथ उदाहरण बताओ, जैसे कि मिट्टी के साथ। हाँ, तो तो मिट्टी है तो मिट्टी प्रकृति में रहती है। मिट्टी का स्वरूप कैसे बना हुआ है? ताकि पेड़ पौधे उदय हों। पानी का स्वरूप कैसे बना हुआ है? ताकि प्राणावस्था उदय हो। हवा का स्वरूप कैसे बना हुआ है? पेड़ पौधे उदय हों। तो पदार्थ अवस्था की बनावट का देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में इस तरह से उसकी बनावट है कि अधिक से अधिक प्राणावस्था उदय हो। ये देखने के ढंग है, और ये पूरी धरती पे ये व्यवस्था स्वरूप में हमको दिखाई देता है। तो मिट्टी, पत्थर, मणि धातु, है ना, पानी, हवा, ये सब जो चीजें प्रकृति में पदार्थ अवस्था में प्रकट हुई, वो प्राणावस्था के अर्थ में ही प्रकट हुई हैं। उसका प्रयोजन है प्राणावस्था को प्रकट करना। ठीक है, ये है। मिट्टी का और अध्ययन करने जाएंगे तो मिट्टी में दो भाग दिखेगा, उर्वरा, अनुर्वरा। दो तरह की मिट्टियां होती हैं। अब मिट्टी में जब प्राणावस्था की चीजें वापस मिलती हैं तो उर्वरक बनती जाती है। उसमें अगर हम पेट्रोलियम डाल दिए तो इसका मतलब पेट्रोलियम ऐसी चीज है जो प्राणावस्था के विपरीत काम कर रहा है। जो अभी हम लोग खाद डालते हैं, खाद मतलब पेट्रोलियम, तो अगर हमने विपरीत चीजें डाल दी हैं तो उसमें धीरे धीरे मिट्टी बंजर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें रहने वाले सूक्ष्म जो जीवाणु आदि हैं वो उस पेट्रोलियम से मर जाते हैं। अगर वो मर गए तो फिर मिट्टी जो है हमारे लिए अनुकूलता में नहीं है। मानव के लिए प्राणावस्था को उदय मतलब खेती आदि के लिए वो अनुकूल नहीं रहता है। ठीक है। भैया इसलिए मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। हम्म। जो क्या है? बॉर्डर का है वो कल्पना में करेक्शन करना है, अस्तित्व और संसार। वो हाँ मिट्टी के साथ क्या है, वो कुछ करना है क्या? हाँ, उस उसमें भी करना, अध्ययन करना है। यही बताया ना अभी, ये अध्ययन करना है कि मिट्टी का स्वरूप कैसा है अस्तित्व में, मिट्टी कैसे बनी हुई है, और हमको फिर उस मिट्टी के साथ वैसे जीना है। ठीक है, ये मिट्टी के साथ जीने का स्वरूप हो गया। अभी क्या हो रहा है, जो हम खेती कर रहे हैं वो हमारा जीना है, लेकिन मिट्टी के साथ हम कहाँ जी पा रहे हैं? धीरे धीरे मिट्टी बर्बाद कर दी है मनुष्य ने। और सरकार क्या है, खाद पे, पेस्टिसाइड पे, उस पे सब्सिडी दे रही है। सरकार खुद ही उसमें शामिल है मिट्टी को बर्बाद करने में, है कि नहीं? आप देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तो हमको यदि मिट्टी समझ में आया होता तो हम उसका क्या प्रमाण है? यही ना कि हम मिट्टी के साथ जी पा रहे होते। ये तो प्रमाण हुआ। यही बात पत्थर के साथ है, पहाड़ के साथ है, पानी के साथ है, हवा के साथ है। कहाँ जी पा रहे हैं? तो इससे ये पता चलता है कि हमको अभी अस्तित्व में जो मिट्टी का स्वरूप है वो स्पष्ट नहीं हुआ है। ये हमको दिखता है।
ठीक है, हाँ भैया। नमस्ते। हाँ, एक एक चीज का अध्ययन है जी। प्रभु भैया का हाथ। जी हाँ प्रभु भाई जी बताइए। नमस्ते भैया। हाँ तो नमस्ते। आपने जो बताया वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था चित्रण के लिए, तो मेरा ध्यान ये जाता है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, ये चारों में जी से ज्ञान अवस्था एक ही है जो तीनों को पहचान सकती है, नाम संस्करण कर सकती है, नामों की वजह से अपने के लिए जो आज किया वो समीक्षा में मैं नहीं पढ़ता, मगर आज तक ये तीनों के लिए जो कुछ किया, देखो मेरा नाम प्रभु भाई है, मैं जहाँ रहता हूँ गांव का नाम गांधीनगर है, विसनगर है, ऐसे पेड़ पौधे के नाम है। तो वो जो भी हुआ तो बाद में ऐसी मानसिकता हो गई, अपने पराये का भेद हो गया, और भेद की वजह से नाम संस्करण के लिए व्यवस्था के लिए किया होगा या नहीं किया होगा वो मैं इसमें नहीं पढ़ता, मगर आज की जो परिस्थिति है वो नाम में इतने जुड़ गए और इतने रह गए, तो नाम की वजह से सीमाएं हुई, नाम की वजह से अपने पराये के भेद हुए। वो व्यक्ति में भी दिखता है, परिवार में भी दिखता है, समाज में भी दिखता है, देश में भी दिखता है। आप श्रद्धेय नागराज जी से हम कृतज्ञ ही है कि वो अखंडता के लिए सार्वभौम व्यवस्था की बात बताई, मगर जैसे जयदीप भाई ने बताया, तो ये चित्रण के लिए पूरी वस्तु के लिए पूरा बोध कैसे हो जाए कि वो जैसे है वैसे ही नाम संस्करण के ही सिवा भी उनको हम वहां बोध तक ले जाए। मेरा प्रश्न पहुंचा भैया? बात सही है। और उसमें क्या है, जब हम अध्ययन करने जाएंगे तो अध्ययन की वस्तु हमारे पास सेट होनी चाहिए। अगर अध्ययन की वस्तु सेट नहीं है तो अध्ययन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो अध्ययन के लिए जो चीजें हैं वो हमको स्पष्टता से दिखना। अब जो बाबा जी ने नामकरण किया है और जो हम अभी दे रहे, हेलो सुनाई दे रहा है क्या? हाँ जी 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 भैया। हाँ हाँ। हाँ तो पता नहीं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बोल रहा है, हम्म। कुछ हो गया क्या दशरथ भाई? हाँ नहीं भैया, वो शायद कृष्णा भैया ट्रेन में है ना, तो होस्ट है तो उसके हिसाब से शायद फिर से आया होगा, बाकी चल रहा है, बराबर है। रिकॉर्डिंग चल ही रहा है भाई। अच्छा भाई वो गुड गुड बीच गुड। बीच में नोटिफिकेशन आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। ओके। अच्छा गुड, सॉरी, है ना, मैं उसको समझ नहीं पाया था। तो ये जो, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो जो नामकरण है ना, तो यहाँ पे नामकरण, अभी तो जो नामकरण है वो तो जो संसार में दिखाई दे रहा है उसके अर्थ में है। बाबा जी जब मिट्टी कह रहे हैं तो मिट्टी को कहाँ देखकर कह रहे हैं? अस्तित्व में देख कर कह रहे हैं। जैसे बाबा जी ने कहा मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, ठीक है। तो बाबा जी ने मानव को कहाँ देखा? अस्तित्व में देखा और एक नामकरण किया। विज्ञान कह रहा है कि मानव मैमल है, एक स्तनधारी जीव है। ये कहाँ देखकर कर रहा है मानव को? संसार में। तो हाँ, अभी अस्तित्व में मतलब उसको जीवन की स्पष्टता नहीं है, सहअस्तित्व की स्पष्टता नहीं है। तो जो ज्ञानावस्था का नामकरण है वो सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के साथ किया हुआ है। तो ज्ञान के साथ नामकरण किया हुआ है। पहले उनको अस्तित्व में अनुभव है, पहले उन्होंने देखा वस्तु, फिर उस वास्तविकता का नाम दिया। हम जब अभी अध्ययन करते हैं तो पहले नाम से ही शुरू करते हैं, और जो भी नाम देते हैं उससे हमको वस्तु स्पष्ट नहीं होती है। जैसे अभी जब से हमने बात शुरू किया अस्तित्व और संसार, नाम तो सुनते ही रहते हैं लेकिन इसका अंतर बहुत पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अस्तित्व अलग दिख रहा है, संसार अलग दिख रहा है, जबकि सामने वही मिट्टी है। उसी मिट्टी में आप अस्तित्व की भी मिट्टी देख सकते हैं, संसार की भी मिट्टी देख सकते हैं, ठीक है। पानी वही है, उसी पानी में आप अस्तित्व देख सकते हैं, संसार देख सकते हैं।
पेड़ पौधे वही हैं, उसमें अस्तित्व भी दिखाई देता है, संसार भी दिखाई देता है कि नहीं? अब हमको पहले क्या ध्यान देना है? अस्तित्व देखना है। अगर अस्तित्व में हमारी स्थिरता बन गई, ये हमारे बोध की वस्तु है। अगर ये हमको बोध होता है तो प्रमाण भी मिलेगा संसार में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम संसार से दुखी होने की बजाय, अव्यवस्था से पीड़ित होने की बजाय, हम अस्तित्व में अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते ही जीवन में एक लेवल का हमारे अंदर उत्साह, एक लेवल का तृप्ति, एक लेवल का विश्वास आने लगता है। हम जो दुख हमको होते हैं उससे हम ऑलरेडी, हमारे अंदर एक सुख के आशा का संचार होने लगता है। ठीक है, हमको ये लगता है कि अस्तित्व को समझा जा सकता है और संसार में प्रमाणित किया जा सकता है। ये अध्ययन में आने लगता है। तो इस तरह से है। तो बाबा जी ने वस्तुओं को जो देखा, वास्तविकता को जो देखा, उसका नामकरण किया है। ठीक है, तो ये पहली बात हम लोगों ने अभी तक देखा। दूसरी जो बात है, मानव जीवन में सफलता। हम सब सफलता के लिए सारे काम करते हैं, हम सब सफल होना चाहते हैं। सफलता मतलब क्या? क्या होने से हम सफल होंगे? अच्छा, कह रहे नो वायस। वॉइस आ रहा है, शायद उनका मतलब प्रॉब्लम होगा, बाकी तो कंप्लीट वॉइस आ रहा है भैया। अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे कोई चीज आएगी दशरथ भाई तो आप हमको बता देना, है ना? हाँ हाँ, यस 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 यस। तो और भैया मानव किसी जीवन का में सफलता क्या है? बीच में तो किसी ने, दीपक भाई करके ऐसा कोई था, उनका उन्होंने कुछ बोलने पूछ रहे थे, लेकिन प्रभु भाई ने बोला, ऐसा कुछ पूछ अच्छा रहे थे वो। हाँ। अच्छा, हम्म। तो जब भी हम सफलता, हम लोग ना बहुत मॉडर्न सोसाइटी में सक्सेसफुल लाइफ, हमको सक्सेस चाहिए, हमको सफलता चाहिए। तो मानव जीवन में क्या होने से सफलता मिलती है? क्या हम पालेंगे कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा? तो सफलता का मतलब यहाँ पे जो मुझे समझ में आए, दो चीजें हैं। एक तो मानव में निरंतर सुख होना, यही सफलता है। आप कोई भी काम करते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए काम के फल में आप क्या चाहते हैं। आप एक भी काम दुखी होने के लिए, सफरिंग के लिए नहीं करते हैं। कोई भी मनुष्य कोई भी क्रिया करता है, वो सफरिंग से फ्रीडम चाहता है। पॉजिटिव रूप में बोले तो सुख चाहता है। तो पैसा कमा लेना मान लो सफलता हो गया, मैं बोलूंगा नहीं, वो सफलता नहीं है। अल्टीमेटली जीवन में जो फल है वो सुख के रूप में आ गया तो सफल। और कैसा सुख? निरंतर सुख। तो जब तक मेरे अंदर निरंतर तृप्ति नहीं बनी, निरंतर सुख का स्वरूप नहीं बना, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिली है अभी। रूप, धन, पद, बल आदि से सफलता के लिए जो प्रयास किए गए, मतलब निरंतर सुख के लिए प्रयास किए गए, वो अभी तक जो प्रयास हैं उससे जो अपेक्षित फल चाहिए जीवन में नहीं मिला है। और आदमी प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखा हुआ है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, रात दिन कर रहा है, और सारे प्रयास केवल और केवल सुख के लिए कर रहा है। दुखी होने के लिए एक भी उसके कार्यक्रम नहीं है, एक भी प्रयास नहीं है। ये हमको दिखना। और सारे प्रयास के बावजूद हम सुखी नहीं हो पाए। अब पूछेंगे क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमको ऐसे जीने का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ जिससे चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित हो। तो निरंतर सुखी होने के लिए क्या करना है? प्रकृति में जो चारों अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण, जीव, ज्ञान, इनमें संतुलन के साथ जीना हमको आ जाए। यदि हम चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित कर पाते हैं तो इसका जो फल जीवन में है वो सुख है। ये हमको समझ में आ जाए तो जीवन में सफलता का मतलब निरंतर, मानव में निरंतर सुख होना और चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित होना। अगर ऐसा होता है तो हम लोग की जीवन सफल है। उसी सफलता को मैं आगे और अलग ढंग से भी रखने वाला हूं। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न, कोई शंका, या क्लियर है? और ये दोनों ऐसे आपस तो में क्लियर है भैया, क्लियर आपने जो बताया। और अभी तक आपने जो 4 सेशन ये जनवाद के पहले लिए, हाँ तो इतना तो स्पष्ट है सूचना रूप में कि सह अस्तित्व को देखना,
अखंड समाज को देखना, सार्वभौम व्यवस्था को देखना, उनके मुताबिक मेरा चित्रण जो चार अवस्थाएं है वो संतुलन के रूप में जीने के लिए जो कल्पना शक्ति से संसार बिगड़ गया है वो नहीं, पर अस्तित्व सहज जो संसार की वास्तविकता है वो मेरे चित्रण में लाने के बाद जीने के क्रम में अभिसूचना, अध्ययन के बाद साक्षात्कार, बुद्धि में बोध, उनके बाद जो देखना है वो अस्तित्व सहज संसार देखना है, ऐसा आपका बस कहना है। इतना बहुत इतना ध्यान में रखने सहअस्तित्व से शुरू करके मेरे तक ये कार्यक्रम है, ऐसा मैंने थोड़ा सूचना रूप में समझा है भैया। धन्यवाद भैया। बढ़िया। तो हमको ना अपने अंदर सफलता को अच्छे से परिभाषित करना जरूरी है। हम कई बार ऐसा होता है कि जो समाज द्वारा मानक तय किए गए हैं, किसी को अच्छी जॉब लग गई, कोई आईएएस बन गया, है ना, कोई प्रोफेसर बन गया, पैसा कमाने लगा, तो ये जो संसार में सामान्य मानक हैं उसी में हम कुछ जगह पहुंच जाते हैं और हमको लगता है कि हम सफल हो गए, हमने पा लिया। ये सफलता नहीं है। जीवन में सफलता तभी है जब जीवन अपने लक्ष्य को पा लिया, और जीवन में जो लक्ष्य है वो है निरंतर सुख। और इस निरंतर सुख के लिए मानव को का जो जीना है उसका पूरा फैलाव चारों अवस्था में संतुलन के अर्थ में है। तो मानव का जीना और जीने से निरंतर सुख ये जुड़ा हुआ है। जीने में यदि अधूरापन है, संकीर्णता है, नैरोनेस है, तो सुख नहीं हो सकता। और रूप, धन, पद, बल के अपार उपलब्धि के बावजूद यदि निरंतर सुख नहीं हुआ तो जीवन में सफलता को आप सुनिश्चित नहीं मान सकते। ठीक है। तो प्रकृति में संतुलन प्रमाण और उस अर्थ में मानव में निरंतर सुख का स्वरूप स्पष्ट होना। जी रौनक भाई बताइए। ये ऐसे तो आप हमेशा बताते रहते हैं कि सफलता क्या है, सफलता की व्याख्या क्या है, तो अभी आपने वो यहाँ पर प्रमाणित वो बताया आपने। लेकिन हम लोग अभी संसार में है, वही जो आपने बताया हुआ है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व लोगों को करके देते हैं उसी को हम सफलता मान लेते हैं। किसी का ये प्रॉब्लम हुआ, गर्मी लगी तो एसी बना दिया, ठंडी लगी तो हीटर बना दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो आप सफल हो जाएंगे। यही सब तो चलता रहता है संसार के अंदर। और बस जो सही उसका मायना है वो हम जानते नहीं है। और अभी रजत दर्शन हम अगर जब कभी अध्ययन करेंगे तभी वो हमको मालूम पड़ेगा। हम लोगों को जो थोड़ा मालूम पड़ा है उससे अभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान वास्तविक सफलता पे जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये उपलब्धि नहीं हुई तो शरीर यात्रा विफल हो जाएगा। शरीर जो बना हुआ है वो जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए बना हुआ है। जीवन के अर्थ में शरीर रचना हुआ है प्रकृति में। तो जब तक जीवन में वो उपलब्धि नहीं मिलती जिसकी प्यास जीवन में है, अगर वो उपलब्धि हुए बगैर शरीर छूटता है तो शरीर यात्रा विफल माना जाएगा, सफल नहीं माना जाएगा। सफलता जीवन की वस्तु है। भौतिक वस्तु को सफलता नहीं चाहिए, रासायनिक वस्तु को सफलता नहीं चाहिए, जीवन को सफलता चाहिए। तो सफलता में ये दोनों भाग आ रहा है। अभी तक हमने सफल होने के लिए दो वादों के साथ प्रयास किए। एक वाद है भौतिकवाद और दूसरा है आदर्शवाद। भौतिकवादी विधि से हमने तमाम प्रयास करके देखा है, आदर्शवादी विधि से भी तमाम प्रयास करके देखा, लेकिन इन दोनों वादों से ना तो परिवार में, ना समाज में, ना व्यवस्था में संतुलन प्रमाणित हुआ। अभी तक तो कोई प्रमाण नहीं मिला। धरती पे जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, जो भी हमने बनाए हैं, संस्कृति, हर जगह आपको टकराहट दिखती है, असंतुलन दिखता है। और जो हमने समाज बनाया है, समाज एक्चुअली बना ही नहीं, समुदाय ही बनाया है। आज भी समाज के हजारों टुकड़े हैं। आज भी भारत में अभी इसी के ऊपर डिबेट चल रहा है। पूरी दुनिया में डिबेट चल रहा है, समाज अभी अखंड नहीं हुआ। और परिवार, एक भी परिवार जीता हुआ प्रमाण नहीं दिख रहा है।
क्योंकि परिवार ही समाज और व्यवस्था का आधार है। ऐसे परिवार जो एक व्यवस्था स्वरूप में है, जिससे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होती है, ऐसा परिवार नहीं दिखा। तो दोनों वादों के अथक प्रयास के बावजूद हमको इन 3 जगहों पे संतुलन प्रमाणित होता हुआ नहीं दिखता है। अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ। ठीक है, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। अब उसके बाद जो स्पष्ट होना चाहिए कि मध्यस्थ दर्शन एक विकल्प है। यदि विकल्प स्थिर नहीं होता है तो अब विकल्प की क्यों आवश्यकता आन पड़ी? क्योंकि ना तो हम परिवार स्वरूप में व्यवस्था में सच पाए, ना समाज के स्वरूप में व्यवस्था में सच पाए, ना सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हुई। चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित नहीं हुआ अभी तक। इसलिए हमें एक विकल्प की आवश्यकता है, और मध्यस्थ दर्शन अभी तक जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, उन सब का एक समाधान प्रस्तुत करता है। समाधान स्वरूप में मध्यस्थ दर्शन एक विकल्प है, और यह दर्शन ये कह रहा है कि यदि आप इसका विधिवत अध्ययन करते हैं तो आप मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य को प्रमाणित कर सकते हैं। इसमें पूरी संभावना है। तो हम सभी मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य को प्रमाणित कर सकते हैं। मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने जाएंगे तो मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है। पहला जो 2 मुख्य लक्ष्य है वो है परिवार। परिवार में समाधान समृद्धि, ये मानव का लक्ष्य है कि हम परिवार व्यवस्था में जीते समय समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर लें। तो परिवार व्यवस्था में यदि समाधान समृद्धि प्रमाणित होती है तो जीवन में सुख शांति, हमारे जीवन में उसका अनुभव होता है। और अखंड समाज के स्तर पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है? अभय या विश्वास। और यदि समाज में अभयता आती है तो हमें जीवन में संतोष का अनुभव होता है। और तीसरी जो जीने की स्थली है वो है व्यवस्था। व्यवस्था में सह अस्तित्व प्रमाण होना। यदि व्यवस्था में सह अस्तित्व प्रमाणित हुआ, अर्थात चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित हुआ, तो जीवन में आनंद का अनुभव हुआ। तो इस तरह से 4 मानव लक्ष्य हैं: समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। और 4 जीवन मूल्य है उससे जुड़ा हुआ: सुख, शांति, संतोष, आनंद। ये जो मानव लक्ष्य है उससे धरती पर चारों अवस्था में संतुलन प्रमाणित होता है। और यदि धरती पर संतुलन प्रमाणित होता है तो उसकी सफलता हमको जीवन में सुख, शांति, संतोष और आनंद के स्वरूप में दिखाई देता है, अर्थात निरंतर सुख। निरंतर सुख मतलब सुख, शांति, संतोष और आनंद, यही निरंतर सुख है। ठीक है, तो मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन मूल्य सफल होता है। और यही 2 जगह हमको सफलता चाहिए: मानव लक्ष्य के स्वरूप में सफलता और जीवन मूल्य के रूप में सफलता। ठीक है, उसमें दोनों में पहला क्या सफल करना है? आपको मानव लक्ष्य सफल करना है पहले। मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन मूल्य ऑटोमेटिकली सफल होता है। तो मानव यदि निरंतर सुखपूर्वक जीने लगा, यही मानव का धर्म है। इस तरह से जो धर्म के साथ व्यवस्था का स्वरूप है वो धरती पर प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो इतनी बात अभी हम लोग कर पाए सारांश के रूप में। बताइए, इसमें अभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो जीवन मूल्य और जीवन लक्ष्य दोनों एक ही है ना? सुख, शांति, एक ही संतोष, बात, आनंद। एक ही बात है। ज्यादा सटीक वर्ड है जीवन मूल्य, लेकिन आप उसको जीवन लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो लक्ष्य क्या है? मानव के साथ जुड़ा हुआ ज्यादा आता है, मूल्य जीवन के साथ। ठीक है, तो ये है, और दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन मूल्य सफल होता है। ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए। और इनको सफल करने की 3 स्थली है: परिवार, समाज और व्यवस्था। परिवार व्यवस्था को देखेंगे तो समाधान समृद्धि, समाज में अभय, और व्यवस्था के स्वरूप में सह अस्तित्व प्रमाण। ठीक है, अगर इतना हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर।
तो अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? स्वयं में विकल्प स्थिर होना। ये आप देखिए, अगर स्वयं में विकल्प स्थिर हो गया तो अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं है। भैया आज के लिंक को शेयर कर दीजिए। कर दिया भैया। हाँ, और अपने ग्रुप में है ना शेयर हाँ, किया? वैसे तो हाँ, भैया क्या है कि कोई भी ज्वाइन करना चाहता है ना, ज्वाइन करता है ना, तो ऑटोमेटिक जूम है ना, वो लिंक पे ही लेके जाता है। ऐसा अच्छा ऐसा लिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली वो आगे बढ़ते हैं ना, तो जो ये इधर 100 पूरे हो जाते हैं तो फिर आगे वो लिंक पे लेके जाता है, चालू है जब भी तब लाइव। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छा है फिर तो। हम्म। दैट्स गुड। हम्म। तो अध्ययन के लिए, क्योंकि क्या होता है कि वो पूरा हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ टीचर काफी वैसे उदार हैं। हमने देखा कि कई सारे टीचर हैं जो 4-5 एक साथ बैठ करके शिविर करते हैं ताकि बाकी लोग उसमें जुड़ पाए। तो बहुत अच्छी बात है। अध्ययन, तो हमने कहा कि अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? स्वयं में विकल्प स्थिर होना। देखिए, अगर ये स्थिर नहीं होता है तो आपके अंदर जो मानव लक्ष्य है और जीवन मूल्य भी, ये सफलता नहीं मिल सकती। तो मानव लक्ष्य सफल हो, जीवन मूल्य सफल हो, इसके लिए जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है, विकल्प की स्थिरता चाहिए अपने अंदर। अब विकल्प की जब बात कह रहे हैं तो मध्यस्थ दर्शन भौतिकवाद या आदर्शवाद के आगे की कड़ी नहीं है। ये अपने अंदर स्पष्ट होना चाहिए। उसका फर्दर एक्सटेंशन नहीं है, उसी से आया हुआ कोई नई फिलॉसफी नहीं है। ये एक विकल्प है। इस बात की स्पष्टता अपने में होना अति आवश्यक है। यदि स्पष्टता नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता है। अध्ययन का पूरा स्वरूप इसी पे टिका हुआ है कि आप इसको अभी तक जो वाद आए उसके आगे की कड़ी देख रहे हैं या इसको विकल्प देख रहे हैं। तो ये उसके पीछे वाली जो वाद हैं, जो विचार आए, उसके आगे की कड़ी नहीं है। यह एक विकल्प है, ये अपने में स्थिर होना। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न या क्लियर? सहमत हो भैया असहमत नमस्ते। मुद्दा है, लेकिन नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते भी बताइए। दीपक बोल रहा हूँ। आज जो हमारी बात हुई थी। हाँ, दीपक भाई टोरंटो से, बढ़िया। हाँ, हाँ भैया, ये मुझे समझना था कि भौतिकवाद तो समझ में आया, शरीर और भौतिकता के लिए हम जीवन में दौड़ भाग करते हैं। हम्म, आदर्शवाद का क्लियरिटी ये चाहिए था कि आदर्शवाद मतलब जो अध्यात्म में जो बताया जाता है और हम पा नहीं पाते, वो आदर्शवाद। हाँ, तो उसको मैं आगे अभी रखने वाला हूँ, एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूँ। अभी इसके बाद ही स्लाइड आ रहा है ओके। कि और आदर्शवाद उसके क्या है। दोनों की कड़ी भी हम्म नहीं है, उसके आगे भी नहीं है। ये हम्म, मध्यस्थ दर्शन अपना एक अलग से विकल्प है, ऐसा समझना हाँ है। जी, हाँ। एक्चुअली तीनों वाद एकदम अलग ही हैं। समझ गया, वो समझ एक गया। दूसरे से लिंक नहीं है। तीनों की तीन जगह हैं और इन दोनों को देखने के लिए हम आगे अभी रख रहे हैं। तो स्वयं में ओके भैया। विकल्प स्थिर हो, इसके लिए भौतिकवाद, आदर्शवाद एवं सहअस्तित्ववाद, ऐसे तीन वाद हो गए। तीनों को जीवन क्रिया के आधार पर देखना मुझे लगता है आवश्यक है। ये मैं कह रहा हूं, है ना? अभी ऐसा स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट है कि यदि आपको इन तीनों का स्पष्टता चाहिए कि भौतिकवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, सहअस्तित्ववाद क्या है, तो इन तीनों को आप किन आधारों पे देखिए? जीवन क्रिया के आधार पे देखिए कि जीवन में क्या चल रहा है। अगर उन जीवन की क्रियाओं को देख लेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि भौतिकवाद का रूट कहाँ है, आदर्शवाद का रूट कहाँ है और मध्यस्थ दर्शन का रूट कहाँ है। क्योंकि तीनों वादों को प्रकट करने वाला जीवन ही है। भौतिक चीज किसी वाद या विचार को प्रकट नहीं करता। रासायनिक वस्तु किसी वाद या विचार को प्रकट नहीं करता। तो ये जो वाद या विचार मनुष्य के अंदर है, वो वाद जो आया है वो जीवन का क्रियाकलाप है, जीवन कर रहा है, कॉन्शियस फंक्शन है, ना कि फिजिकल केमिकल फंक्शन है। फिजिकल केमिकल फंक्शन किसी वाद को जन्म नहीं देता। तो शरीर एक भौतिक रासायनिक क्रिया है
ये जो फिजिकल केमिकल फंक्शन है बॉडी, ये किसी वाद को जन्म नहीं देता। जन्म देने वाला इस मानव शरीर में जो जीवन है उसकी क्रियाओं को देखेंगे तब ये समझ में आएगा कि मानव ने अलग अलग वाद कैसे दिए। तो जीवन क्रिया के आधार पर एक बार फिर से मैं दिखाने वाला हूं, जो कि पहले हमने पिछले सत्रों में चर्चा किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार से फिर से तीनों का अलग अलग स्वरूप आप देख लीजिए। ये जो बॉक्स दिख रहा है रेड कलर में, तो ये है भौतिकवाद। और इसमें क्या चल रहा है अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो व्हाइट और हल्का ब्लैक कलर में है, ये पूरा बॉक्स आदर्शवाद का है। और ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, ये बॉक्स है सहअस्तित्ववाद का। तो तीन हो गए आपके। अब जब भौतिकवाद देख रहे हैं या आदर्शवाद या सहअस्तित्ववाद, तो उसके पहले ये देखना जरूरी है कि अस्तित्व में कुल वस्तुएं कितनी हैं। तो अस्तित्व में कुल वस्तुएं हैं ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, हमारा एरो दिख रहा होगा आपको। एक वस्तु है क्रिया शून्य या व्यापक वस्तु। व्यापक वस्तु एक वस्तु है, एक वास्तविकता है अस्तित्व में। दूसरी जो वस्तु है वो जीवन है, जिसके अंदर जीवन क्रिया हो रहा है। जीवन क्रिया क्योंकि ये क्रिया है और व्यापक वस्तु क्रिया नहीं है। व्यापक वस्तु का ही अलग अलग नामकरण किया गया है। व्यापक है, पारदर्शी है, पारगामी है, सत्ता है, ब्रह्म है, ईश्वर है, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। और ये जो व्यापक वस्तु है, इसी को साम्य ऊर्जा, ज्ञान, कई सारे नाम है। और ये जो वास्तविकता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, ये क्रिया शून्य है। ये एक वास्तविकता है अस्तित्व में। दूसरी जो वस्तु है वो कॉन्शियसनेस या जीवन, और जीवन में जो क्रियाएं चलती हैं उसका नाम है जीवन क्रिया। तो ये हो गया क्रिया शून्य, ये हो गया क्रिया। और जो तीसरी वस्तु है वो है भौतिक रासायनिक क्रिया, जिसको जड़ कहा गया है। तो ये जड़ वस्तु और जीवन क्रिया मतलब चैतन्य वस्तु, और व्यापक वस्तु चेतना या सत्ता। इस तरह से तीन आपको वास्तविकताएं दिख रही हैं। ये जो क्रियाएं हैं, जीवन क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया, इन दोनों को कलेक्टिवली अगर देखेंगे तो प्रकृति कहा गया है। प्रकृति मतलब तीन क्रियाएं, और व्यापक मतलब क्रिया शून्य। तो तीन क्रियाएं और क्रिया शून्य। क्रिया और क्रिया शून्य में सहअस्तित्व है। सारी क्रियाएं क्रिया शून्य में संपृक्त होते हुए रहते हुए हो रही हैं। तो सारा जो जीवन मतलब चैतन्य, और शरीर मतलब भौतिक रासायनिक क्रिया जड़, जड़ और चैतन्य दोनों कहाँ हैं? व्यापक में ही संपृक्त हैं। तो व्यापक में संपृक्त होने से उनमें ऊर्जा संपन्नता, ऊर्जा संपन्नता से क्रियाशीलता। तो ये बेसिकली इतनी वस्तुएं हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमको क्या समझना है कि जो वाद है उस वाद को जन्म देने वाला ये शरीर नहीं है। वाद को जन्म देने वाला है ये जीवन। जीवन क्रिया से वाद आ रहा है। तो पहला वाद कैसे आया? तो जीवन में देखेंगे तो 5 अंग हैं: मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। इसके लिए आपको परिचय शिविर करना जरूरी है। मन में क्या होता है? 2 क्रियाएं होती हैं: चयन, आस्वादन। यहाँ पे लिखा हुआ है चयन, आस्वादन, इधर ग्रीन में देखेंगे तो मन में चयन, आस्वादन, वृत्ति में विश्लेषण, तुलन, चित्त में देखेंगे तो चित्रण, चिंतन, बुद्धि में देखेंगे संकल्प, बोध, आत्मा में प्रामाणिकता और अनुभव। ऐसे 10 क्रियाएं हैं। यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा है अभी, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड में इसमें नाम लिखा हुआ है इन्हीं का। अब जो जीवन में आशा है, तो मनुष्य में जो आशा है वो निरंतर सुख की आशा है। मनुष्य में जो भी करने वाला है जीवन, जीवन ही कर्ता पद है। और वो किस लिए करता है? निरंतर सुखी होने के लिए ही कर रहा है। अब निरंतर सुखी होने के लिए कहां पे डिपेंडेंट है? शरीर संवेदनाओं पे। तो जीवन क्या कर रहा है? संवेदनाओं के माध्यम से सुखी होना चाहता है। तो जीवन में सारे इनपुट कहां से जा रहा है? बॉडी से जा रहा है, शरीर से जा रहा है। संवेदनाओं के माध्यम से शरीर से ये जीवन में क्रियाएं चली। तो जीवन में 3 चीजें अभी चल रही हैं, जिसका नाम है आशा, विचार, इच्छा।
अगर आप दर्शन का वो पढ़े होंगे, शिविर किए होंगे, तो उसमें 4.5 क्रियाओं का जिक्र होता है। वो 4.5 क्रिया किसके आधार पे चल रही है? शरीर के आधार पे चल रही है। अब शरीर में ना दो संवेदना में दो इनपुट होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता। ये जो शरीर में संवेदनाएं हमको दिख रही हैं, यदि अनुकूलता है तो जीवन में सुख जैसा लगता है, प्रतिकूलता है तो दुख जैसा लगता है। तो जीवन में जो लग रहा है सुख या दुख, बेसिकली वो शरीर में अनुकूलता या प्रतिकूलता ही है। अनुकूलता होने से सुख जैसा, प्रतिकूलता होने से दुख जैसा लगता है। लेकिन ये जो उपजा वो शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता है, जो जीवन में सुख दुख भासता है। और फिर जो हम व्यवहार कार्य कर रहे हैं इसमें, तो व्यवहार कार्य में क्या हो गया? व्यवहार कार्य कर रहे हैं, इस व्यवहार कार्य में क्या हो रहा है? ये जो अनुकूलता है उसको बढ़ाते जाना, अनुकूलता की लॉन्जिविटी बढ़ाना। क्यों? क्योंकि ये अनुकूलता बढ़ेगी तो जीवन में कैसा लगेगा कि सुख बढ़ रहा है, और प्रतिकूलता को कम करते जाना। तो संवेदनाओं के जो कन्वीनियंस है, उस कन्वीनियंस को मैक्सिमाइज करते जाते हैं हम लोग। तो ये जो कंफर्ट या कन्वीनियंस है शरीर और संवेदना का, उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाने से जीवन में सुख ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है कि ज्यादा सुखी हो गए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि इसमें ज्यादा लगता हुआ तो प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, प्रतीत भी नहीं कहेंगे, ज्यादा लगता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं होती। कितना भी संवेदनाओं के साथ आशा को भरना चाहेंगे, आशा एक निरंतर क्रिया है, शरीर और संवेदनाएं क्षणिक है, परिवर्तनशील है। तो ये जो परिवर्तनशील क्रिया है वो निरंतर आशा को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि शरीर अपने में लिमिटेड चीज है और जीवन में आशा निरंतर है। तो आशा कभी भी पूरा इससे नहीं होता। लेकिन हम सब अभी हमारे पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो हम इसी आधार पे जीते हैं और सारा व्यवहार और व्यवसाय अंत में इसी शरीर संवेदनाओं की अनुकूलता के अर्थ में हमने सजा दिया है। और इससे हमने जो परिवार बनाया, समाज बनाया, व्यवस्था बनाया, तीनों जगह हमको समस्याएं दिखती हैं। तो भौतिकवाद का कुल मिलाकर इतना मतलब है कि ये जो संवेदनाएं हैं उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाना और जो प्रतिकूलताएं हैं उसको कम करते जाना, इतना कुल मिलाकर भौतिकवाद है। स्पष्ट हुआ भौतिकवाद? इतना करने से भौतिकवाद, ये जो रेड दिख रहा है इतना ही चल रहा है भौतिकवाद में। और रेड इसलिए सभी में समस्या है बेसिकली, क्योंकि शरीर मूलक चलने से काम पूरा नहीं हो रहा है जीवन का। ठीक, अब हम आते हैं आदर्शवाद में। क्या हो रहा है? तो आदर्शवाद में हमने बोला कि ये जो शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं उसकी निरंतरता नहीं होती। तो इसका मतलब कि सुख है और ब्रेक हो गया, सुख है और ब्रेक हो गया, सुख है और ब्रेक हो गया। ये जो ब्रेक होना है, टूट जाना है संवेदनाओं का, ये जीवन में दुख देता है। तो कुछ लोगों ने इसको पहचाना कि भाई कितना भी प्रयास करो, शरीर संवेदनाओं से तो सुख कभी होता ही नहीं है। तो फिर लोगों ने इसके लिए दूसरे विधि को अपनाया, साधना को अपनाया, और साधना करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे ये जो शरीर संवेदनाएं हैं इसका कोई भी प्रभाव जीवन पे नहीं पड़ता। मतलब शरीर संवेदनाओं से जीवन अपने को मुक्त कर लेता है, जीवन में कोई भी इनपुट शरीर से नहीं जाता है। जब जीवन को शरीर या संवेदना से इनपुट नहीं जा रहा है तो जीवन में हमको क्या स्थिति दिख रही है? आशा विचार इच्छा शून्य हो जाती है, उसमें कोई क्रिया ही नहीं होती, कोई कंटेंट नहीं होता। ये जो कंटेंट से मुक्त हो गया जीवन, उस जगह पे अब जीवन को जीने का मतलब व्यवहार करने का, व्यवसाय करने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि व्यवहार और व्यवसाय कौन कर रहा है? ये जो आशा विचार इच्छा है उससे व्यवहार व्यवसाय होता है।
तो अभी ये शून्य हो गया तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्रिया शून्य हो गई, अब ये परिवार समाज या व्यवस्था में कोई भागीदारी का इसका कोई प्रयोजन नहीं है। कुल मिलाकर संसार से मुक्त हो जाना, संसार इसके लिए एक तरह से माया ही है। संसार एक तरह से दुख है, संसार में पीड़ा है, और जन्म मरण के या आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। फिर संसार में वापस फिर पैदा ना होना, ये फाइनली इसका कार्यक्रम है। ये है आदर्शवाद। इसमें क्रिया आशा विचार इच्छा ये क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, अब तीसरी जगह आ रहे हैं। तो तीसरी जगह में क्या हो रहा है, ये जो शरीर संवेदना है इसके आधार पे जीवन नहीं चल रहा है, बल्कि क्या हुआ, ये जो आत्मा है, आत्मा में अनुभव हुआ। अनुभव कैसे हुआ, अस्तित्व में अध्ययन के फलन में। अस्तित्व में अध्ययन हुआ, अध्ययन के फलन में अनुभव हुआ। तो अनुभव के आधार पर फिर जीवन की सभी क्रियाएं चलने लगी। तो अनुभव के आधार पे जीवन में जब आशा विचार इच्छा बनी, तो अब इसमें ना शून्यता है और ना ही समस्या, बल्कि क्या हुआ, इसमें तृप्ति है, इसमें पूर्णता है। आशा विचार इच्छा पूर्ण हो गई। क्यों पूर्ण हो गई, क्योंकि अस्तित्व अपने में पूर्ण ही है। तो पूर्णता के अर्थ में आशा विचार इच्छा क्रियाशील हो जाती है। और अनुभव के कारण, अनुभव क्या है, बड़ी चीज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भौतिकवाद में, तो एक शरीर है और इधर इच्छा है। शरीर के माध्यम से हम क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाओं से अपनी इच्छा को भरना चाहते हैं, विचार को भरना चाहते हैं, आशा को भरना चाहते हैं। अगर आप पूछें कि भाई क्रिया बड़ी चीज है या इच्छा, कौन सी चीज बड़ी है, किसकी शक्ति बड़ी है, तो आपको एकदम स्पष्ट होगा कि क्रिया लिमिटेड चीज है, क्रिया को हम निरंतर नहीं कर सकते। इच्छा क्या है, निरंतर रहने वाली चीज है। इवन शरीर में बुढ़ापा आता जाता है, हम क्रियाओं को जब कर रहे होते हैं उसमें थोड़ी शिथिलता आ जाती है, हम उतनी भौतिक क्रिया को नहीं कर सकते, लेकिन इच्छा यथावत बनी रहती है। तो इच्छा बड़ी शक्ति है, क्रिया छोटी है। तो क्रिया से इच्छा बड़ा है। यदि क्रिया से इच्छा बड़ा है तो हम चाहे जितनी भी क्रिया करें, छोटा से बड़ा कभी भी पूरा नहीं होगा। और यहां पे क्या हुआ, इधर क्रिया ही नहीं चल रही है, इच्छा ही शून्य हो गई। इसलिए चूंकि जीवन में शून्य है, इधर क्रिया करने का भी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनुभव के आधार पर इच्छा तृप्त हो जा रही है, क्योंकि अनुभव में ज्ञान है और इच्छा से बड़ा क्या चीज है, आत्मा में ज्ञान। तो अनुभव इच्छा से बड़ा है, अनुभव ज्ञान इच्छा से बड़ा है, इसलिए इच्छा इससे तृप्त हो जा रही है। अब क्या हो रहा है, क्रिया से वो इच्छा की तृप्ति नहीं कर रहा है, बल्कि तृप्त इच्छा से, ऐसी इच्छा जिसमें संतोष समाया है, ऐसा चित्त जिसमें संतोष समाया है, उससे वो अब क्रिया कर रहा है आगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो शरीर में संवेदनाएं होती हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं, और नियंत्रित संवेदनाओं से मानव का निश्चित आचरण होता है। निश्चित आचरण पूर्वक वो सही व्यवहार कर पाता है। व्यवहार के फलन में परस्परता में समाधान होता है, जिससे सुख स्पष्ट होता है उसमें। और दूसरा, शेष प्रकृति के साथ व्यवसाय करता है, और व्यवसाय के फलन में समृद्धि होती है, जिससे जीवन में शांति का अनुभव होता है। ये समाधान समृद्धि से जीना ही परिवार व्यवस्था है। ऐसे परिवार 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 मिलते जाएंगे जिसमें समाधान समृद्धि है, इसका नाम है अखंड समाज। और फिर ये पूरे परिवार मिलकर के एक 10 सोपानी व्यवस्था बनाते हैं। उस 10 सोपानी व्यवस्था में 5 कार्यक्रम स्थिर करते हैं। उसके फलन में हमको धरती पर चारों अवस्था में संतुलन दिखाई देता है। ये बेसिकली क्रिया है, लास्ट वाला सहअस्तित्ववाद।
तो आपको तीनों में अंतर, बॉक्स ए बी सी में अंतर अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक जी, बताइए। हाँ भैया, हैंड रेज है जीत भाई का। हाँ, इस जीत भाई से। जीत भाई जी बताइए। भैया ये इसमें वातावरण का क्या प्रभाव रहेगा? वातावरण अभी जैसे है, इसमें वातावरण का प्रभाव डिपेंड करेगा। जैसे कोई आदमी जिस जगह पे रह रहा है, हम्म उसके घर परिवार में नौकरी व्यवसाय का व्यवस्था है, उसी स्थिति में वातावरण का इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भैया आपका। हाँ। और अगला एक्चुअली जो स्लाइड है उसी पे हम फिर से बात करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला। अब एक देखिए, पहला तो ये अपने में स्थिर करना है कि जब मैं संसार की तरफ देख रहा हूं तो हमको ये वाला मानव दिख रहा है जिसमें समस्या है आज। ये तो मानव है ही नहीं संसार में, बीच वाला आदर्शवाद वाला। अगर कोई होंगे तो वो कहीं ऐसे जगह होंगे जिनसे आपका बहुत सारा वास्ता नहीं है। और जिन लोगों को आप संसार में देख रहे हो जो कह रहे हैं ज्ञानी है, वो बेसिकली भौतिकवाद वाला ही है। उसकी आशा विचार इच्छा वैसे ही भौतिकता में फैली हुई है, केवल शब्दों में उसके पास कुछ ज्ञान जैसा लग रहा है। ये जो आशा विचार इच्छा शून्य किए हुए लोग ऑलमोस्ट आपको समाज में कहीं भी किसी भी वो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें दिखती हैं ना, वो मंदिर आदि में, वहां पे तो नहीं मिलेगा आपको। ये जो आश्रम बने हैं बड़े, ये वाला नहीं है। तो ये ना आश्रम में है ना घर में है। तो हमारा पाला किससे पड़ा हुआ है? इधर वाले लोगों के साथ। ठीक है। तो एक तो ये समझना है कि हमको जब भी आगे बढ़ना है तो समस्या को नहीं सुलझाना है। समस्या कहाँ कर कौन पैदा कर रहा है? भौतिक रासायनिक वस्तुएं समस्या नहीं पैदा कर रही हैं। समस्या कहाँ है? जीवन में है। क्यों आई? क्योंकि इसके आधार पर जीवन चल रहा है। जीवन इसके आधार पे चलना नहीं है। तो हमको समस्या सुलझाना नहीं है। तो मैं क्या करूं अभी? तो इसके लिए ये वाली बात है। इसके लिए सबसे पहला काम है कि एक व्यक्ति को पहचान पाना जिसके पास समस्या नहीं है बल्कि क्या है? समाधान है। तो हमारे पास कोई हमको एक अध्यापक चाहिए, कोई अध्ययन कराने वाला चाहिए। जो अध्ययन कराने वाला व्यक्ति है उसके पास क्या है? ये वाला स्वरूप बैठा हो, इसका निश्चित आचरण है। तो हम अभी ये जो व्यक्ति है वो अस्तित्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और अस्तित्व में अनुभव करके संसार में प्रमाणित कर रहा है। ठीक है। और मैं इधर हूं, अध्ययन करने वाला आ गया। अब मैं समस्या वाला नहीं हूं। अगर आप जिस समय अध्ययन में लग जाएंगे तो आप इधर आ गए राइट साइड में, ये आप है समझो। ठीक है। अब आप में क्या है? साक्षात्कार की प्यास है, आपके अंदर ज्ञान की प्यास है, सत्य की प्यास है। ठीक है। अभी साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन किसका करेंगे? तो साक्षात्कार के लिए जो मुख्य वस्तु है, ये तो चित्त देखने वाली चीज है। चित्त कब देखेगी? जब तुलन में कोई वस्तु होगी। कौन सी वस्तु? जो अस्तित्व सहज है। अस्तित्व सहज वस्तु क्या है? न्याय धर्म सत्य। तो यदि वृत्ति में न्याय धर्म सत्य होगा तो चित्त में साक्षात्कार तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे चारों तरफ जो हमको दिखाई दे रहा है, वृत्ति किसको देख रही है? मन को। और मन किसको देख रही है? शरीर संवेदना से जनित संसार को। और संसार में क्या है अभी? समस्या। वातावरण में क्या है? समस्या। अब मेरे अंदर तुलन कैसे हो? तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे अब अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान की ओर लाना है। हम लोग क्या करते हैं परिचय शिविर में, और परिचय शिविर में ठीक भी है, जो ही सुनते हैं हमको लगता है कि अपने सबको, जिनको जिनको मैं पहचानता हूं समस्या, उनको ठीक करना चाहता हूं कि भाई उनको कैसे मिले, वो कैसे ठीक हो जाए। देखा है कि नहीं आपने? और लोग आकर बोलने भी लगते हैं कि भैया शिविर करने के बाद तो मेरा एकदम से बदल गया। क्या बदल गया जी? मेरा संबंध बहुत बढ़िया हो गया। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, अब गुस्सा नहीं करता। पहले मैं बहुत विरोध करता था, अब विरोध नहीं करता। तो मेरा विरोध कम हो गया, गुस्सा का शमन हो गया।
विरोध कम हो जाना या ना हो जाना ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने अंदर उत्साह के लिए बहुत अच्छी चीज है। विरोध का मतलब होता है मतभेद। विरोध का मतलब मतभेद, मतलब मैं हूं और दूसरा मानव है, हम दोनों के पास विचार है लेकिन हमारे विचार मिलते ही नहीं है। ये जो विचार नहीं मिलना, यही समस्या है। महेंद्र, मेरे मन में एक सवाल खड़ा हो रहा। जी पूछिए। ये विरोध और गुस्सा गलत के प्रति, अगर विरोध और गुस्सा नहीं आएगा ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काम तो बंद हो गया। नहीं, इसमें ऐसा नहीं, खतरनाक नहीं हुआ। एक्चुअली हम यही तो हो रहा है समाधान देश का में, गलत के प्रति नहीं। विरोध ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं है, बस सब सहल लग रहे हैं उसको। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, जो आशा सवाल विचार आपके लिए इच्छा मुझे क्या करूँ शक्ति मैं? है, हाँ वही मैं उसका दवा, ये जो आशा विचार इच्छा शक्ति है, इसका दो फ्लो है, एक बहिर्गमन और एक बोलते हैं उसको अंतर्नियोजन। तो प्रेरणा और विरोध, या प्रेरणा और दबाव, क्या बोलेंगे, प्रेरणा शब्द लेते हैं। तो प्रेरणा क्या होता है, हमको समाज में जीते हुए पहले प्रेरणा संपन्न होना है काम करने के लिए। अभी जब हम समस्या को देखते हैं तो हमारे अंदर प्रेरणा नहीं आती है, विरोध आ जाता है। प्रेरणा कब आती है, प्रेरणा का मतलब हुआ है ये जो आशा विचार इच्छा शक्ति है, इसका दिशा बदल गया, ये आत्मा की ओर लग गया। तो यदि आशा विचार इच्छा आत्मा की ओर लग गया, उसकी दिशा बदल गई, अभी शरीर की ओर लगा हुआ है, शरीर के माध्यम से संसार की ओर लगा हुआ है, तो उसमें विरोध जन्म ले रहा है। यदि इसकी दिशा बदल गई, ये दिशा बदलने का नाम है प्रेरणा। तो हम सबको समाज में काम करने के लिए पहले प्रेरणा चाहिए। यदि प्रेरणा होती है तो हम संसार में उपकार करने योग्य बनते हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, हजारों हजारों साल से समस्याएं चल रही हैं। समस्याओं से व्यथित होकर के मनुष्य कुछ करना भी चाहता है, और बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद समस्याएं यथावत बनी हुई हैं, बस समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। तो ये भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं लोगों ने उसके लिए संघर्ष नहीं किया है, किया है, लेकिन उससे समाधान आज तक धरती पर प्रमाणित नहीं हुआ। तो क्यों ना हम एक दूसरे तरीके से सोचें, सोचने के ही तो ढंग है। क्यों ना हम एक दूसरे ढंग तरीके से सोचें, जिसमें हम अपनी आशा विचार इच्छा को इस संसार में जो गड़बड़ी चल रही है उनकी बजाय जो जागृति है उसको पाने, अपनाने और प्रमाणित करने में लगा दें। और यदि धीरे धीरे हम ऐसा करते हैं तो हम, अगर हमारी दिशा बदलती है, हमारे इस आशा विचार इच्छा की दिशा बदलती है, प्रेरणा बदलती है, तो हम भी दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। कोई भी काम अगर हम महेंद्र भाई, गलत कानूनों के कारण लोगों की जमीन जा रही है आज, विकास के, गलत विकास की अवधारणा के कारण, और उनकी जमीन पूरी की पूरी एक्वायर की जा रही है, और देश में कई जगह हो रहा है आज, है ना, आपको शायद मालूम है नहीं है। अब वो क्या करे, उसमें विरोध नहीं करे, क्या प्रेरणा पाए, है ना। और पूरा, मतलब इस पूरे विकास के मॉडल के कारण पूरा आज ये पर्यावरण बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है। ये सब आप समझ रहे हो, देख रहे हो, इसमें विरोध और संघर्ष ना करे तो क्या करे बताओ। आदमी जमीन दे दे अपनी सारी, उनको भाई चलो कर लो एक्वायर, और एक जगह ये नहीं कई जगह मैं आपको भेज सकता हूँ सूचना। अब वो क्या करे ना, बताओ। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं, और ये प्रश्न तो बार बार आता है, और ये प्रश्न आज भी नहीं है। अगर गांधी जी को आप 100 साल पहले देखेंगे, हिंद स्वराज लिख रहे हैं, हिंद स्वराज लिख रहे हैं, तो वो पहले बता रहे हैं उसमें कि समस्याएं हैं। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स ने लिखा, कार्ल मार्क्स को अगर पुस्तक को देखेंगे, है ना, दास कैपिटल आदि, तो उसमें क्या दिख रहा है, उस समय समाज में समस्याएं हैं। उसके पहले भी अगर कोई और आपको जाएंगे, याद है उसमें चटनी में क्या तो क्या डाला था? क्या हो रहा है कि आप 100 साल पहले जाएं, 200 साल पहले, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए मानिक भाई, तो 100 साल पहले जाएं, 200 साल पहले जाएं, 500 साल पहले जाएं, ये सब समस्याएं चल रही हैं। तो कई बार लगता है कि भाई समस्या तो इतनी तात्कालिक जो है उसका कुछ तो समाधान चाहिए। हमको ये अभी विश्वास ही नहीं बना है कि समाधान तात्कालिक भी होता है और सर्वकालिक भी होता है।
ये हमारा विश्वास नहीं बना है, जबकि हम हजारों साल से उसी समस्या को ले रहे हैं। लैंड का जो इश्यूज है वो नया नहीं है। जो बॉर्डर की लड़ाई है, लैंड की लड़ाई तो बॉर्डर की लड़ाई है, वो भी एक तरह से लड़ाई ही है। और वो आज से नहीं चल रहा है, शोषण आज से नहीं है। जो मार्क्स ने यूज किया प्रोलेटेरियत और क्या कहते बुर्जुआजी, है ना, वो आज का शब्द नहीं है, उस समय भी चल रहा है। और भारत में ही नहीं चल रहा है, सभी जगह चल रहा है। जब किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है संसार को देखकर, तो इसका मतलब अगर 5000 साल पहले लोगों को संसार को देखकर पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें अव्यवस्था है। उसी अव्यवस्था को देखकर ही दुखी हो रहा है, तभी तो उत्तरोत्तर उसमें काम किया। लेकिन आज भी समस्याओं का केवल स्वरूप बदल गया, राजाओं का स्वरूप बदल गया, लेकिन समस्या गई नहीं। तो एक ऐसा प्रस्ताव है मध्यस्थ दर्शन का कि भाई क्यों ना हम एक अलग ढंग से देखें। तो ये कह रहे हैं कि यदि हम समस्या की बजाय अस्तित्व में जो व्यवस्था है और जागृति है उसको देखेंगे, तो पहला काम होगा कि मेरे अंदर समाधान निरंतर सुनिश्चित हो जाएगा। और मनुष्य के अंदर समस्या भौतिक रासायनिक चीज में नहीं, लैंड में नहीं है। ये लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है उसके आशा विचार इच्छा की, जीवन का प्रॉब्लम है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में सुधार नहीं होता, तब तक लैंड का कार्यक्रम सुधरेगा नहीं, चाहे कितना भी कर लो। आप उसको इतना ही कर सकते हैं कि इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी आशा विचार इच्छा सुधर गई। और मान लो कभी कोई गरीब ही बन गया राजा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो अहंकारी या तानाशाही नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। भाई क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर आशा विचार इच्छा में कोई समाधान तो है नहीं, वो तो समस्याग्रस्त है। तो यदि हमको समाधान लेना है तो जीवन के स्तर पे समाधान को सोचना चाहिए। अभी हम समस्या को देखते हैं तो भौतिक रासायनिक सीमा में समस्या होती है, और उसका समाधान होता है जीवन की क्रियाओं में। मैं इसलिए इसलिए इतना पूछ रहा हूँ, गलत का विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। विरोध करने की बात ही नहीं है, क्योंकि विरोध करने से मेरे अंदर जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो सहज भाव नहीं है। हम अनुभव के विपरीत में अपने अंदर विचार बना ले रहे हैं, उसके विरोध से। हमारे अंदर चाहिए पहले अनुभव के लिए पात्रता डेवलप हो, आशा विचार इच्छा रिजॉल्व हो। आशा विचार इच्छा यदि हमको रिजॉल्व करना है तो आत्मा के अनुरूप में आशा विचार इच्छा चले, ऐसे प्रयास करने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम व्यवस्था में राजा प्रजा को बदलने की बजाय एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। एजुकेशन हमारा मीन्स हो जाएगा बदलाव का, और एजुकेशन से हम क्या करेंगे? उसके चेतना में बदलाव करेंगे। तो जो अभी लग रहा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर सोशल रिफॉर्म करने से आएगा, ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या अन्य तरीके से हम बदलाव चाहते हैं, उसकी बजाय एजुकेशन विल बिकम द मीन्स टू चेंज। शिक्षा ही बदलाव का सशक्त माध्यम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा से आशा विचार इच्छा या जीवन की क्रिया में परिवर्तन आ सकता है, और इससे जो बदलाव आएगा समाज में वो शॉर्ट टर्म मतलब क्विक भी रिलीफ देगा, तात्कालिक भी आराम देगा, दीर्घकालिक भी देगा, और सर्वकालिक भी आराम देगा। ये है मेरा तो ऐसा सोचना। जी दीपक भाई जी। हाँ जी भैया, आपने ये स्लाइड में बात शुरू की थी कि दो आदमी के विचार डिफरेंस होते हैं तो विरोध होता है, समस्या होती है। तो वो जरा समझना जरूरी समझा, तो मैंने सोचा वो वापस याद करा दूं आपको। बढ़िया बढ़िया। तो भैया देखिए, विरोध क्या होता है? विरोध का मतलब होता है मतभेद। अपने अंदर एक मत है और एक दूसरा कुछ चल रहा है, उसके काउंटर में एक और मत आ गया, तो ये जो दो मतें हैं, मतों की टकराहट होती है। जैसे हम बोलेंगे भारत और पाकिस्तान, या इजराइल फिलिस्तीन। चलो भारत पाकिस्तान नहीं लेते हैं, इजराइल फिलिस्तीन। तो उसमें क्या होता है कि इजराइल एक तरह का मत है, फिलिस्तीन एक तरह का मत है। इन मतों की टकराहट है।
बेसिकली जो मत हैं वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई उसमें अमीर है, गरीब है। ये भी अगर आप जाएंगे तो भौतिक रासायनिक तो एक चीज है ही, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक मत है, वो मत की टकराहट है। अब ये सोशलिज्म होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए, है ना। ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है? मतों की टकराहट है। तो हर जगह क्या हो रहा है? मत हो रहा है। और घर में भी देखेंगे तो एक स्त्री बन गई, एक पुरुष बन गया। एक को लग रहा है मैं स्त्री हूं, एक को लग रहा है पुरुष है। ये क्या चीज है? एक मत है। ऐसे नहीं कि स्त्री पुरुष कोई चीज है। हम जैसे पहचान रहे हैं शरीर को, उसके कारण से भिन्नता दिखती। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की जो क्रियाएं हैं वो शरीर में उठने वाले रसायनों के आधार पे चल रहे हैं। उसमें जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स के कारण मेरे अंदर आशा विचार इच्छा बनी हुई है। और हर एक के अंदर जो केमिकल्स हैं थोड़े भिन्न होते हैं। तो इसलिए हर एक के अंदर जो संवेदनाएं उठती हैं थोड़ी भिन्न होती हैं। इसलिए उन संवेदनाओं या रसायन से जो संवेदनाएं बनी, उन संवेदनाओं के आधार पर जो आशा विचार इच्छा बने, उन दोनों में भिन्नता रहती है। तो हम संबंधों में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी आशा विचार इच्छा अलग अलग रहती तो जुड़ नहीं पाते। अब जुड़ते कैसे? जुड़ते हैं कुछ कहानियों से। कोई ऐसी कहानी गढ़ लेते हैं जिसमें हम दोनों उन कहानियों में एक दूसरे को नजदीक पाते हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग दोनों साथ साथ हैं, हम दोनों जुड़े हुए हैं। वो कहानी धर्म की हो सकती है, वो कहानी जाति की हो सकती है, वो कहानी राष्ट्र की हो सकती है। ऐसी कहानियां बना ली आदमी ने। उन कहानियों के, जैसे हम सब यहाँ पे हैं तो हमको लगता है हम कैनेडियन है क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट है। आप भी अभी मान लो कनाडा में आ गए, पहले इंडिया में थे आप भी, हम भी थे, तो हम दोनों इंडियन थे। अभी कनाडा आ गए तो हम कैनेडियन हो गए भाई जी। चलो, कैनेडियन क्या है? पासपोर्ट नहीं है, उसमें एक विचार है। वो विचार बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब मान लो हमारे पास उतना नहीं है, हमारे पास एक और भी कहानी है, हम सब दोनों भारतीय भी हैं। जो लोग यहीं जन्मे हैं उनको लगता है कि हम कुछ और है। तो ये कहानियां चलती रहती हैं, कहानियों की लड़ाई होती रहती है। समझ रहे हो आप? अगर हमको इन कहानियों से मुक्त होना है तो फिर एक ही जगह जाना पड़ेगा, वो है अनुभव। सत्य में अनुभव होने से मनुष्य कहानियों से मुक्त होता है। सबका अनुभव एक ही होता है, अनुभव अलग अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनुभव अस्तित्व में हो रहा है, अस्तित्व ना बदलने वाली चीज है। और अनुभव के आधार पर जब आशा विचार इच्छा होती है, एक व्यक्ति की आशा विचार इच्छा दूसरे व्यक्ति की आशा विचार इच्छा से रिजॉल्व हो जाती है। ये आशा विचार इच्छा का रिजॉल्व होना ही, इसी का नाम है समाधान। इस समाधान से हमारे अंदर सुख का भाव निरंतर बना रहता है। आप समझे? आप बात पहुंचा पाया मैं? हाँ, बहुत अच्छे से समझ पाया भैया। मगर अभी ये जो मतभेद वाली बात है और समाधान वाली बात है, तो उसमें स्विफ्ट कैसे करना है अपने आप को, समझना कैसे है? स्विफ्ट करने के लिए तो अभी क्या होता है, जैसे हम परिचय शिविर करते हैं तो हमको लगता है कि भाई हमारी पत्नी के साथ लड़ाई है तो उसके साथ कैसे रिजॉल्व करें, या पड़ोसी के साथ कैसे करें, या मेरे बेटे के साथ कैसे रिजॉल्व करूं। तो अभी हमको ना, मान लो हमारी आशा विचार इच्छा अनरिजॉल्व और हमारे पत्नी की भी अनरिजॉल्व, तो हम दोनों अनरिजॉल्व रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो बढ़िया। पहला काम है मुझे मेरी आशा विचार इच्छा रिजॉल्व करना है। मेरी आशा विचार इच्छा कब सही होगी? जब अनुभव के अनुसार चलेगी। तो मुझे क्या करना है कि अब मेरी आशा को सही आशा के साथ जोड़ना है, उसको रिजॉल्व करना है। तो अब मैं जो जागृति है, जो जागृत मानव है, उसके साथ जुड़ता हूं। समझ रहे हो? हाँ तो हाँ, जो समझ मेरे रहा हूँ। अंदर अनरेस्ट हो रहा है, अब मैं मेरे अंदर आशा विचार इच्छा मैं अपनी पत्नी के साथ पहले नहीं रिजॉल्व करूंगा। अब मैं अध्यापक के साथ पहले रिजॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका आशा विचार इच्छा अनुभव के आधार पर चल रहा है, तो वो रिजॉल्व है। तो जो समाधानित है उसके साथ मैं पहले समाधान को पाऊंगा। जब मैं इसके साथ समाधान को पा लिया, अब मैं समाधान का स्रोत बना, तो उसके साथ दूसरा भी अब रिजॉल्व कर लेगा अपने को, क्योंकि रिजॉल्व के साथ ही कोई रिजॉल्व कर पाएगा। आप समझ रहे? दो अनरिजॉल्व मिलके रिजोल्यूशन को पैदा नहीं कर सकते। दो तकरारी होती समस्या, है। हाँ, वो तकरारी होगी।
और उसमें क्या है, एनर्जी वेस्ट भी जा रही है। जो शक्तियां हैं ना हमारी आशा विचार इच्छा, वो उसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है, अपव्यय होता है, उसका दुरुपयोग होता है। तो इसका सदुपयोग ये है कि हम यदि ये जो गुरु है, टीचर है, यदि इसके साथ अपनी आशा विचार इच्छा को नियोजित करेंगे तो इसका तो अनुभव के आधार, आत्मा के आधार पे है। तो हमारी आशा विचार इच्छा की दिशा बदल गई। अब वो शरीर संसार की बजाय किधर लग गया, अस्तित्व की ओर चला गया, अनुभव की ओर चला गया। तो पहले अपने आशा विचार इच्छा के शक्तियों की दिशा को बदलना चाहिए हमको। यदि दिशा बदलेगी तो जब भी आत्मा के साथ क्रिया करेगा, व्यवहार, तो वो समाधानी होगा। और यदि 4.5 मतलब इच्छा के साथ ही कार्य होगा तो उससे समस्या ही आएगी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पहले इच्छा अपने में जो, आप से समाधान करना है। हाँ जी, और अपने अंदर समाधान किसी समाधानित व्यक्ति के साथ होता है। तो अध्ययन किसके साथ है? समाधान के साथ है। तो जो और भेद है वो धीरे धीरे घटेगा। हाँ, और धरती पे जो लैंड आदि की प्रॉब्लम है, वो लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये आशा विचार इच्छा का प्रॉब्लम है। तो आशा विचार इच्छा का जो प्रॉब्लम है वो अध्ययन या एजुकेशन से सही होता है। उसके समझ लिए फिर बदलेगी तो हाँ, सही है, सही आप बोले भैया दीपक भाई कि समझ बदलेगी तो समझ से समाधान आएगा। यदि समझ नहीं है तो समाधान आप कितना भी करेंगे, बस इतना होगा कि एक समस्या से दूसरी समस्या आ जाएगी, समाधान नहीं आ सकता क्योंकि समझ ही नहीं आई ना। नहीं, बढ़िया बढ़िया भैया। वो जो आपने बताया ना, विरोधी आता है तो विरोध ना आए तो पहले अपने अंदर समाधान समझना है, डेवलप करना है। हाँ, और वो जिस और अपने, अध्यापक है उससे। हाँ हाँ, अपने अंदर समझे हुए के साथ मैं समाधानित होऊंगा। दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग। तो जो रिजॉल्व है उसके साथ व्यक्ति रिजॉल्व होता जाता है। बेसिकली लैंड की भी जो लड़ाई है, रिसोर्स की लड़ाई, वो व्यक्तियों की लड़ाई है। और व्यक्ति के अंदर शरीर की लड़ाई नहीं है। शरीर में न्याय की डिमांड नहीं है, ब्रेन में न्याय की डिमांड नहीं है, हाथ में न्याय की डिमांड नहीं है। न्याय की डिमांड जीवन में है। किस जगह? तुलन में है। तुलन चल ही नहीं रहा है, वो तौल ही नहीं पा रहा है न्याय के आधार पे। वो प्रिय के आधार पे ही तौल रहा है, हित के आधार पे ही तौल रहा है, लाभ के आधार पे ही जीवन तौल रहा है। अगर वो प्रिय हित लाभ के आधार पे तौलेगा तो जमीन में उसको ज्यादा ही चाहिए। जो गरीब है उसको भी एक दिन ज्यादा ही चाहिए। एक्चुअली आज उसके पास अवसर नहीं है, जिस दिन वो राजा बनेगा ना, वो करेगा, वो भी वही करेगा, हथियार, उसको अब ज्यादा जमीन चाहिए क्योंकि उसकी तुलना ही उसी आधार पे हो रही ना, लाभ के आधार पे तौल ही रहा है वहीं से। तो क्या करेंगे? तो भैया उसको एक सवाल बदलने के लिए आया हमको न्याय से तौलना पड़ेगा जी। कि शरीर और दिमाग को नहीं चाहिए, जीवन को चाहिए। तो जीवन को कैसे समझे? क्योंकि आज तक तो शरीर को ही समझे, सुख को ही समझे। तो वो उसी थोड़ा का सा नाम है, कुछ। उसी का नाम है अध्ययन। उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन के लिए अध्ययन वस्तु है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जो ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं अभी, पुस्तक व्यवहारात्मक जनवाद, वो क्या करता है? ऐसी बातचीत को शुरू कर देता है जो जीवन सेंट्रिक है। अभी हम भौतिक रासायनिक वस्तु सेंट्रिक ही बात करते हैं। हमारे बातचीत में ही भौतिक रासायनिक वस्तु रहती है, जीवन बात ही नहीं करते हम, उसको तो मानते ही नहीं कि वो कोई चीज है। समझ रहे हो आप? बस बस वही मैं पूछ रहा था कि वो कैसे समझे कि ये जीवन वाली बात या बस जीवन। एकदम सही जगह हो। व्यवहारात्मक जनवाद उसका बहुत बढ़िया इलाज है। एक्चुअली यही उसका, उसी के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। तो हम लोग इसकी ये वाली पार्ट पे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पे नहीं जाता हूं। तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया दो परिवार, दो समाज हैंड और रेज है, व्यवस्था। दो हैंड जी रेज। हाँ, नरेश भाई का है, और फिर पूजा होगी। हाँ नरेश भाई। हेलो। जी नरेश भाई जी। हाँ, हरिहर सभी को हरिहर भैया। अभी भैया एक जो लैंड वाला एक भैया ने इशू उठाया था, जी तो जब ये पूरी समझ में आ जाए जब तो बहुत बढ़िया भैया, फिर तो ये समस्या हाँ रहनी नहीं है। लेकिन फॉर हाँ द टाइम बिंग, तत्कालिक ये जी कहा जाए हाँ कि जैसे
देखिए, जो हम हजारों साल से पहले भी जमीन कुछ साहूकारों के पास थी जी और पूरी पब्लिक को उन्होंने एक तरह से गुलामी बना रखा था। हाँ जब साइमन कमीशन आया हिंदुस्तान में, 3 जी आदमियों ने उसका स्वागत किया था। हाँ सर छोटू राम, शिवदयाल हाँ चौरसिया, भीमराव हाँ अंबेडकर। जी और उसके बाद ही ये हुआ कि जो जमीन जो जोत रहा है वो जमीन उसकी मानी जाएगी। जिस वर्ड सही ये है। यूज किया मालिकाना हक, में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ 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 और नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम मुझे पता है 3 स्टेट में ये लैंड रिफॉर्म लागू हो गए, यूपी और राजस्थान और हरियाणा। जी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जी लेकिन और का मुझे आइडिया नहीं है भैया। जी लेकिन दो मैं आज भी देखता हूँ, तत्कालिक बात कर रहा हूँ, फॉर द टाइम भी। जैसे हाँ दो हाँ हमारे यहाँ पे मन के रूप में मैं अस्वस्थ आदमी मानता हूँ, वो सब कुछ ग्रैब करने में लगे हुए हैं। अभी भी उनकी यही था कि वो एक्वायर करने के लिए लैंड रिफॉर्म लिया हो। बस मकसद ये है कि हम जमीन कब्जा लें, और जो जमीन पे लोग बाग जो भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं वो मजदूरी बन रहे हैं फाइनली। आज भी यदि ये स्टडी करें, हिंदुस्तान में जितने गार्ड हैं शहरों में जो नौकरी कर रहे हैं आके, वो सब किसान के लड़के ही हैं, ठीक बात है। या जिनसे जमीनें छीन ली गई हैं हम्म बाई दिस वे और दैट वे। तो कुछ पीरियड के लिए तो भैया विरोध जब तक नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं बचा नहीं, पाएंगे करना अपना। भी मेरा चाहिए। बस ये देखो, विरोध दो तरीके से है भैया। एक तो है आज की जो समस्या है उसका समाधान के लिए कोई एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, जी 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 उसका कोई एक स्वरूप बना हुआ है, उसमें लॉज हैं, नियम कानून है, ये सब है। विरोध करना भी एक कानूनी काम ही है, मतलब गैर कानूनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई जनतंत्र में आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप जी करिए। भैया। नहीं है, अगर कोई कानून बनता है जो एकदम अमानवीय है, लोगों पे अत्याचार करता है, तो क्या करेंगे, उस कानून को अपना लेंगे क्या, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे? ये सब बातें नहीं है। वो तो जो करेंट सिस्टम है नेशन स्टेट का, उसके अंदर रहते हुए जो आप कर सकते हो करेंगे, उस कानून के दायरे में। और कानून के दायरे में ही रह करके सारे विरोध होते हैं। मतलब विरोध करना भी हमारा एक हक है ना इस डेमोक्रेसी में। जी भैया, जब मैं बस भैया उतना ही कह रहा था। हाँ, तो बल्कि बस वो भैया करिए, लेकिन उससे आप अगर ये अपेक्षा रखेंगे कि इससे कोई समाधान आ जाएगा, ये नहीं होना है। वो तो टाइम बिंग भैया मैं कह ही रहा हूँ, कुछ तो बस लॉ के उसके विरोध में करना ही पड़ेगा कि ये हमें स्वीकार नहीं है जो कर रहे हो, केवल हाँ, बात इतनी। तो बिल्कुल भैया, तो किसी भी देश का जो नियम कानून होगा, जो वहाँ का सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर जो आप कर सकते करें। आपको लगता है कानून बदलने की जरूरत है, तो आप उसको कानून को बदलने के लिए जो भी कर सकते हैं उसके लिए करिए। आप करते ही हैं। अभी किसान आंदोलन हुआ था भारत में, और बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। करना भी चाहिए, क्यों मान लेंगे भाई? उनको नहीं लग रहा है? डेमोक्रेसी का तो यही मतलब है ना, कि आप कोई कानून बना रहे हैं और कानून हमको लग रहा है हमारे विपरीत है, तो हम क्या करेंगे? हम कानून को ले लेंगे क्या? आप समझ रहे हो? तो जी ये भैया, सब जी जब जी। करते हैं आदमी, तो ये एक संविधान के तले हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि जितनी बातें हम कर रहे हैं भौतिक रासायनिक सीमा में ही कर रहे हैं ना, हाँ, उसी में हो जमीन रही पे। है भैया। हाँ, तो सारी समस्या को हम कहाँ पहचान रहे हैं अभी? भौतिक रासायनिक सीमा में। आप समझ रहे हो? सारे प्रेरणा को भी कहाँ पहचान रहे हैं? भौतिक रासायनिक सीमा में। समझ रहे हो? कोई बड़ी उपलब्धि होगी, कैसे, किस जगह पहचान रहे हैं? भौतिक रासायनिक सीमा में। तो हमारे पूरे जीवन का केंद्र क्या बन गया अभी? भौतिक रासायनिक सीमा ना, भौतिक रासायनिक वस्तुएं। आप समझ रहे हो? जी मटेरियल भैया। चीजों के लिए तो सारे बात कर रहे हैं ना। अब इसमें क्या छूटा हुआ है? जीवन छूटा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान इसके इर्द गिर्द नहीं है, इसका समाधान जीवन के पास है। जीवन को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक, निरंतर रहने वाला समाधान नहीं आएगा। और जिस क्षण से आप जीवन एड्रेस करेंगे, वो जो सार्वभौमिक समाधान है वो तात्कालिक समाधान भी बनता है।
और जीवन को एड्रेस करने के लिए जो संस्था है वो राजनैतिक आर्थिक संस्थाएं नहीं है। जीवन को एड्रेस करने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं। हमको शिक्षा को, अभी क्या है, पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक्स को मेन ड्राइवर बनाया है दुनिया चलाने का। हमको धीरे धीरे एजुकेशन को मेन ड्राइवर बनाना चाहिए समाधान का, क्योंकि एजुकेशन से जीवन को एड्रेस करना चाहिए। अभी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है कि एजुकेशन भी भौतिक रासायनिक वस्तुओं को एड्रेस करने के लिए ही बनाया है, ये प्रॉब्लम है उसका। तो ठीक भैया। जब तक हम एजुकेशन को रीअरेंज करके जीवन ओरिएंटेड नहीं बनाते हैं, तब तक समाधान नहीं आएगा। भाई और महेंद्र, पर इसमें एक संकट हाँ, ये है, एक संकट ये है कि आप शिक्षा के मानवीयकरण की तो बात करते हो, ये ठीक है, उसमें मेरी असहमति नहीं है। पर जब तक अर्थव्यवस्था का मानवीयकरण नहीं होगा, मैंने वहाँ सरदार शहर में भी वो बात उठाई थी, जब तक उसके पास कोई सोच नहीं है अर्थव्यवस्था के मानवीयकरण की, है ना, शिक्षा का मानवीयकरण कर दिया मान लो, पर अर्थव्यवस्था का मानवीयकरण नहीं हुआ, तो आदमी को पेट के लिए जो भौतिक रासायनिक चीजें चाहिए वो तो चाहिए ही ना, ये तो मिनिमम तो हाँ, चाहिए ही ना, जो सही है वो कैसे आएंगी? बात ये तो छीने तो लग रही लोगों से, हवा पानी भी छीन गया आज तो। सही बात है, और उसी को मुट्ठी भर समझने के लोगों लिए ने तो मुट्ठी भर लोगों ने हवा पानी भी छीन लिया। पानी हाँ, बोतल बिक रही है, पानी का बिकना पाप है वो, अब हवा भी बिकनी शुरू होगी, है ना। तो सही ये बात सब जो घटना घटती जा रही है, इसके बारे में शिक्षा के मानवीयकरण की बात कह रहे हैं, पर शिक्षा का मानवीयकरण तो पहले जो ये छीनो बैठे, पहले उनका मानवीयकरण करो ना। एक आम आदमी बस का तो मानवीयकरण, जिसकी रोटी भी पूरी नहीं हुई है अभी तक, पानी नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही, उसका मानवीयकरण कैसे करोगे बिना अर्थव्यवस्था के मानवीयकरण के? ये मेरा सवाल है। बस तो ये सवाल का जवाब मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो हो गया कि जो हम लोग टूल्स अभी अपनाए हैं हुए हैं करने के लिए वो करें, लेकिन मध्यस्थ दर्शन आएगा तो क्या बोलेगा कि जीवन में हमको चार चीजें दिखती हैं। एक व्यवसाय पक्ष है जिसमें आर्थिक पक्ष सेट हो रहा है, जिसमें हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। दूसरा है व्यवहार पक्ष, जिसमें हमारे मानव संबंध में परस्परता में भावों का आदान प्रदान हो पा रहा है, जिसमें हमारे संबंध बन रहे हैं, परिवार बन रहे हैं। परिवार के अंदर कोई व्यवसाय नहीं करता है, परिवार के बाहर जाकर ही व्यवसाय कर रहा है। अपने बच्चों के साथ हम व्यवसाय नहीं करते, जो पड़ोसी होता है, जो दूसरे लोग होते हैं, उसके साथ व्यवसाय कर रहे हैं हम। तो व्यवसाय भी कर रहा है मनुष्य, व्यवहार भी कर रहा है। तीसरा विचार कर रहा है, मतलब एक व्यवस्था के बारे में सोच रहा है। ये तीसरी चीज है कि वो विचारवान है, वो व्यवस्था कैसे होगी, उसमें न्याय कैसे होगा, धर्म कैसे प्रमाणित होगा, उसमें सहअस्तित्व कैसे प्रमाणित होगा, इसके बारे में भी सोचता है वो। तो ये सोचने विचारने का काम करता है। चौथा भाग है अनुभव, जिसमें उसको सत्य ज्ञान हो रहा है। तो अनुभव नाम की चीज हो रही है। अभी क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर, पूरे सिस्टम का केंद्र है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय। उस व्यवसाय को, चाहे वो कृषि आधारित व्यवसाय हो या उद्योग आधारित व्यवसाय हो, उस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए फिर मनुष्य ने बनाया कुछ संबंध, आपस का व्यवहार, और फिर उसी के लिए बनाया कुछ विचार, विचार से बनाया व्यवस्था, सिस्टम डेवलप किया। और उस सिस्टम के रूट में जाएंगे तो क्या है, वही व्यवसाय है, चाहे कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था हो या फिर उद्योग आधारित शहरी व्यवस्था हो। तो व्यवसाय केंद्रित व्यवहार, और उस व्यवहार के अर्थ, उस व्यवसाय के अर्थ में पूरी व्यवस्थाओं को डेवलप कर दिया उसने। और फिर उसी के लिए वो ज्ञान पाना चाहता है। ये सब चलेगा कैसे, उसके लिए ज्ञानार्जन करना है, उसके लिए शोध करता है, उसके लिए रिसर्च करता है, नई नई चीजें बनाता है, किताबों को लिखता है, एजुकेशन के कैरिकुलम को बदलता रहता है। यदि हमारा प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदल जाए तो व्यवसाय बदल गया, व्यवसाय बदल गया तो हमारे इंट्रैक्शंस बदल जाते हैं, फिर उसमें हमको नई तरह की व्यवस्था सोचना पड़े, नए तरह के एजुकेशन कैरिकुलम आ जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय बदल गया तो कैरिकुलम बदल जाएगा। और इस तरह से अब नए तरह का ज्ञान चाहिए। ये चल रहा है। अभी क्या कह रहे हैं इसके बदले में, तो इसको चार आयाम में बांटा, व्यवसाय, व्यवहार, विचार और अनुभव। इसके बदले में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले केंद्र में होना चाहिए सत्य ज्ञान, अनुभव। अनुभव के फलन में जीवन में निरंतर सुख या आनंद। उस अनुभव ज्ञान के अर्थ में व्यवस्थाएं चाहिए जो हर मनुष्य में अनुभव ज्ञान को सुनिश्चित करे, हर मनुष्य में आनंद को सुनिश्चित करे,
जीवन में निरंतर सुख को सुनिश्चित करे, ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में सोचना। उसमें फिर कैसा कंटेंट होगा जो अनुभव ज्ञान तक पहुंचाएगा, फिर उसी को सफल बनाने के लिए सारे संबंध। तो व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्था को चलाए रखने के लिए संबंध चाहिए, और उस संबंधों में निर्वाह के लिए चाहिए व्यवसाय। तो जो व्यवसाय अभी केंद्र में बना हुआ है वो एक मीन्स बन जाएगा हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। तो व्यवसाय केंद्रित होने की बजाय ज्ञान केंद्रित। तो रूट में ज्ञान, ज्ञान के को सफल बनाने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था को सफल बनाने के लिए हमारे संबंधों का ताना बाना, और उसमें निर्वहन के लिए व्यवसाय के साथ कुछ भौतिक चीजों का जो अर्जन है वो। अगर हम ये पैटर्न नहीं बदलते और हम लड़ाई भी करेंगे मान लो, तो या संघर्ष करते हैं और उसके रूट में वही भौतिक चीजें ही केंद्र में बैठी रहेंगी, तो समाधान अनंत काल तक चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम धरती को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक इस संघर्ष में ही जाएगा। तो संघर्ष से मुक्ति के लिए जो सेंटर है, पहले ज्ञान, फिर व्यवस्था, फिर संबंध, फिर व्यवसाय। अभी क्या हो रहा है, पहले व्यवसाय, उसके लिए संबंध, उसी के लिए सारी व्यवस्था, और उसी के लिए सारा ज्ञान। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाओं में हम अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो फिर हमको नए ढंग से सोचना चाहिए। ज्ञान को लाने से जीवन केंद्र में हुआ, और व्यवसाय को लाने से शरीर केंद्र में हुआ। तो हमको शरीर ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए या जीवन ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए, इस पे भी बात करना चाहिए। तो संवैधानिक जो भी हमारे पास अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का तात्कालिक जो भी लगता है उसमें उपयोग किया जाए, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन मुख्य काम है जीवन के को केंद्र में रख करके एजुकेशन को रीस्टैब्लिश किया जाए, ये मुख्य काम है। और धीरे धीरे पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक सिस्टम एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली बन जाएगी। नहीं तो आज आर्थिक जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम काम कर रही है। तो हमको इकोनॉमिक सेंट्रिक सिस्टम ही नहीं चाहिए, हमको ज्ञान सेंट्रिक सिस्टम चाहिए। तो ये काम तो हम ही सब लोग तो करेंगे, तो ये भी एक करने का काम है। और इसको पूरे मन से अगर हम लोग करते हैं तो एक सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन की संभावना है, जिसमें कोई मारपीट संघर्ष नहीं है। मनुष्य के विचार में फंडामेंटली चेंज आ सकता है, जिससे जो आदिकाल से समस्याएं आ रही हैं उन पूरे विश्व के अर्थ में हम एक सार्वभौमिक समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये मतलब प्रस्ताव, उस पर आगे फिर चर्चा करें, आज तो समय हो गया। हाँ, इसको लेकिन कल भी और ले सकते हैं हाँ, और भैया उसको खाली प्रश्न सुन लेते हैं। ये पूजा दीदी का भी हैंड रेज है कब से, तो प्रश्न सुन लेते हैं। बस सुन लेते हैं फिर कर लगते हैं। नमस्ते भैया, मुझे यही पूछना था कि इसके पहले जो स्लाइड था उसमें भौतिकवाद, जो इसके पहले वाले स्लाइड में स्थिति को मेंशन नहीं करने का कोई रीजन है? मतलब हमने आस्वादन और आधा तुलन क्रिया को मेंशन नहीं किया इसके पहले वाला। हाँ, नहीं उसका नहीं, कोई रीजन नहीं, हम ओके कर सकते थे। जगह इसमें क्या ओके है, बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, तो इधर जो ठीक लिखा है। था हम इधर भी लिख सकते थे। बस इतना है कि हमारे जो जीवन में ना, जीवन में तो छुपी हुई जो हमको प्रकट रूप में दिखाई देता है भौतिकता में, वो है आशा विचार इच्छा। आप अगर जैसे सामान्य बोलेंगे ना, तो सामान्य बोलचाल में आपको वृत्ति चल रही है, तुलन चल रही है, ऐसा नहीं बोलते। आप सामान्य बोलचाल में क्या है, हमारी इच्छा ऐसे है, उनका विचार ऐसे है, राइट? तो सामान्य बोलचाल में जो हमको या जीवन में हमको जो दिखाई देने वाली शक्तियां हैं, वो जीवन में दिखाई देने वाली चीज आशा विचार इच्छा है, इसलिए लिख दिया। और आशा विचार इच्छा शरीर आधारित है, ना कि जीवन ओरिएंटेड है। यही प्रॉब्लम है कि हमारी आशा विचार इच्छा अभी शरीर आधारित आशा विचार इच्छा है, इसको जीवन आधारित आशा विचार इच्छा बनना है। ठीक है, बस ठीक है। ठीक है। तो और कोई प्रश्न हो तो कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे रोक लेते हैं। ठीक है,
बढ़िया। नरेश भाई, आपका प्रश्न तो नहीं है ना? शायद पहले से ही हैंड रेज है, उसी का है ना? चलिए, तो बहुत अच्छा। कल हम लोग मतलब प्रयास यही रहेगा कि कल ये पूरा हो जाए और नेक्स्ट वीक से अपन लोग अध्ययन शुरू करें। तो कल वाह, जहां से रोका था उसके आगे पर बात करेंगे, ठीक है? आज तो बता दिया, जीवन आधारित ही विचार करना है, तो कल हाँ, तो भैया कल है ना, कल जो भी प्रश्न रहेंगे वो कर लेंगे, और जो भी आपका कुछ पेंडिंग है तो करके फिर होगा तो कल शुरू कर लेंगे अपन। ठीक है। अजीत भाई का जी कोई प्रश्न है? जरा एक खाली सुन लेते हैं। हाँ भैया नमस्ते। भैया संतुलन के लिए और थोड़ा चर्चा होना चाहिए, जो संतुलन। ठीक है, कल चार। करते हैं भैया, हाँ भैया। कल करते हैं, ठीक है? ठीक बढ़िया। चलो, बहुत ठीक है अच्छा, भैया, अच्छी सभी भाई चर्चा बहनों रही। को और नमस्कार। हाँ नमस्कार। सभी सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते। 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 नमस्ते भैया। नमस्कार। 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 हेलो, आओ आओ।